साथियों नमस्कार। आज हमारे चैनल पर कालीशंकर शारदेय जी हैं। आज से फोटो प्रिपरेशन चैनल पर आप हमारे साथ आ रहे हैं करेंट्स की क्लासेस लेकर। यूपी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लासेज, और आप क्लासेज को ध्यान से क्विक रिवीजन बैच के रूप में देखें और अपनी राय दें। कालीशंकर शारदेय जी, स्वागत है आपका। और जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आगामी जो परीक्षा है 14 मई को, ठीक है, उसी के निमित्त जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमने पहले ही नोट यहाँ करके रखा है जिससे कि आपके समय की बचत हो। पहला टॉपिक है लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का चुनाव। अभी क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया भारत सरकार को कि क्यों लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करवाया जा रहा, इतने दिनों से इसका पद खाली क्यों। ठीक है, होता क्या है कि अध्यक्ष द्वारा लोकसभा उपाध्यक्ष के पद के चुनाव की तिथि घोषित की जाती है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर तो इसकी चर्चा हो रही है। और 11वीं लोकसभा से विपक्षी दल का सदस्य ही उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है, ये एक परंपरा के रूप में। ठीक है, अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों की व्यवस्था की गई, यानी कि लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया था। ठीक है, यहाँ जो करंट का मुद्दा है वो प्लस उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है उस पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है विधि आयोग के कार्यकाल का विस्तार। ठीक है, 22वां विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके कार्यकाल का विस्तार करके 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, सदस्यों में देखेंगे, कभी कभी सदस्यों को भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे दिया, उनमें से पूछ दिया कौन इनमें से नहीं है। सदस्य हैं पी शंकरन, आनंद पालीवाल, डी वर्मा, राका आर्य, एम करुणानिधि, ये सदस्य हैं इसके। पीछे देखेंगे 21वें, ये 22वें की चर्चा हो रही थी यहाँ पे। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति BS चौहान थे। ठीक है, पहला विधि आयोग भारत सरकार द्वारा पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था। MC शीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। विधि आयोग जो है कानून में सुधार का सुझाव देने के लिए कानून मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसकी सिफारिशें भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। प्रश्न बना देगा कि इनमें से क्या सही है क्या नहीं है, उनमें ये पूछ देगा कि भारत सरकार के लिए बाध्यकारी हैं इसकी सिफारिशें या सलाहकारी हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिया गया है। अगला टॉपिक है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश दिया गया भारत सरकार को। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक समिति गठित की जाएगी। ठीक है, उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। इन तीनों के द्वारा जो समिति गठित की गई है, इस समिति के जो ये तीनों सदस्य हैं, इनकी सिफारिश पे, इनकी सलाह पे ही जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। अब तक क्या होता था? अब तक ये होता था राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी केंद्रीय मंत्रि परिषद की सलाह पर। ठीक है, तो बैकग्राउंड देखेंगे इसका। चुनाव आयोग यह एक संवैधानिक संस्था, अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। 1993 से यह 3 सदस्यीय आयोग के रूप में स्थापित है। अगला टॉपिक है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है,
यह जो है प्लेटफॉर्म हुबली में, हुबली जो है कर्नाटक में स्थित है, हुबली में श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। ठीक है, इसके पहले क्या था? इसके पहले जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का था जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। हाल ही में घोषणा किया गया भारत सरकार द्वारा कि 2027-28 तक, ठीक है, 7 राज्यों में जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जानी है। ये 7 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं, इसलिए दिए गए कि ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिया या फिर सुमेलित करने को कह दिया इन स्थानों को। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित होना है, महाराष्ट्र में अमरावती में, तेलंगाना में वारंगल में, तमिलनाडु में गुरुनगर में, कर्नाटक में कलबुर्गी में, और मध्य प्रदेश में धार में, गुजरात में नवसारी में। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत है, इनमें से प्रश्न पूछ सकते हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो यूपी पीसीएस के संदर्भ, यूपी के संदर्भ में लखनऊ भी पूछा जा सकता है, अन्य भी इंपॉर्टेंट है। इनकी स्थापना क्यों की जा रही है? कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जा रही है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक है टोटो जनजात। हाल ही में चर्चा में रहा यह जो है जनजात। क्यों चर्चा में रहा? 2023 का जो पद्म पुरस्कार दिया गया उसमें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इस समुदाय के एक व्यक्ति धनीराम टोटो को। ठीक है, जिसके कारण यह समुदाय जो है चर्चा में आया। यह समुदाय पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिला में निवासित है, वहां पे ये समुदाय निवास करता है। ये मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, 2009 में यूनेस्को द्वारा इस जनजाति को, ठीक है, इनकी परंपरा को, इनकी भाषा को संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया था। और धनीराम टोटो क्या कर रहे हैं? 2005 से ही टोटो भाषा की लिपि पर उनको संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पार्टी को अब 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। चुनाव जो अभी हाल ही में हुआ था के बाद ऐसी स्थिति बनी कि इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में, 4 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, गोवा है, दिल्ली है और गुजरात है। इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी को जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि दिल्ली जो है, जो संघ राज्य क्षेत्र है, इसको जो है राज्य में शामिल किया गया है। ऐसा इस आदेश द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत जो है दिल्ली को राज्य में शामिल किया गया है। अब इसी के साथ क्या हुआ? आम आदमी पार्टी को दर्जा प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पार्टी का। इसके साथ ये होता है कि 3 जो पार्टियां थीं, पहले से राष्ट्रीय पार्टियां थीं, उनका दर्जा समाप्त हो गया। उनमें से कौन है ये? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये तीन पार्टियां ऐसी हैं जिनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया। प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए गए, इनमें से कौन, यानी कि इनमें से किस पार्टी का दर्जा हाल ही में जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसका दर्जा समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। ये एक प्रश्न यहाँ से कि किस पार्टी को हाल ही में दिया गया, दूसरा प्रश्न यहाँ से कि किन पार्टियों का दर्जा समाप्त किया गया, तीसरा प्रश्न जो यहाँ से वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब इन घटनाओं के बाद जो है वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां बची हुई हैं। जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कौन सी हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि पूर्वोत्तर की है, और आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से कुल 6 पार्टियां वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विद्यमान है। अब चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत 3 शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, इन शर्तों के तहत
किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जो शर्तें हैं, पहला जो है, न्यूनतम 4 राज्यों में प्रत्येक में वैध मतों का 6% या लोकसभा की कुल 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, पहला सेट है। दूसरा है लोकसभा चुनाव जो पिछला हुआ है, लोकसभा चुनाव में उसमें न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त हो पार्टी को, जो कि कुल 3 राज्यों से हो। ठीक है, ये दूसरी शर्त हो गई। अब यहाँ पे तीसरी शर्त है, 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो आम आदमी पार्टी को ये जो तीसरी शर्त है, इस पार्टी ने इस तीसरी शर्त को पूरा किया, जिसके कारण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है यहाँ पे आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022। ठीक है, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें 4 चीजें शामिल हैं, दूध, अंडा, मांस और ऊन। ये चारों के उत्पादन से संबंधित इसमें आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, दूध का देखेंगे, 221.26 मिलियन टन उत्पादन हुआ है दूध। ठीक है, 2021-22 के दौरान 5.29% की वार्षिक वृद्धि जो है दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है 444 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना है, तो यहाँ पे तो ध्यान में रखेंगे 444 ग्राम प्रतिदिन। अब दुग्ध उत्पादन में शीर्ष उत्पादक राज्य जो है, पहले पे राजस्थान, देखिए यहाँ पे अभी तक क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश बना हुआ था पहले स्थान पर। भारत में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य था उत्तर प्रदेश। यूपी बजट को आप देखेंगे तो उसमें इसका उल्लेख मिलेगा। इसमें यह दिया गया है कि दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन यहाँ पे जो आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 घोषित किया गया है, इसके आंकड़ों के तहत राजस्थान पहले स्थान पर है। आंकड़ों को देखेंगे, 15.05% देश का 15.05% राजस्थान में उत्पादन हो रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान जिसका है 14.93%। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, 14.93% उत्तर प्रदेश में जो है उत्पादित हो रहा है। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहाँ पे 8.06%। अंडा में देखेंगे, अंडा में जो शीर्ष उत्पादक राज्य है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है 20.41% के साथ। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 16.08% के साथ। तीसरे स्थान पर तेलंगाना है 12.86% के साथ। ऊन में देखेंगे, ऊन का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है 45.91%। ठीक है, लगभग आधा उत्पादन राजस्थान में ही हो रहा है। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है 23.19% के साथ, और तीसरा स्थान जो है गुजरात का है 6.12%। मांस उत्पादन में देखेंगे, मांस में भी महाराष्ट्र आ गया है पहले स्थान पर, इसके पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था। महाराष्ट्र जहाँ पे 12.25% जो है मांस का उत्पादन किया जा रहा है पूरे देश का, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 12.14%, यहाँ भी अंतर बहुत ही थोड़ा सा है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जहाँ पे 11.63% मांस का उत्पादन किया जा रहा है। ये आंकड़े थे आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के, जिसको जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। अगला टॉपिक देखेंगे, विश्व के 52% कुष्ठ रोगी भारत में। ऐसा आंकड़ा आया है कि विश्व के 52% कुष्ठ रोगी भारत में पाए जा रहे हैं। इसको लेके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2023 से 27 के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक कुष्ठ संक्रमण के मामलों को शून्य तक पहुंचाना। उल्लेखनीय है कि 2005 में ही भारत को कुष्ठ रोग से उन्मूलित घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद ये स्थिति बनी हुई है, जो कि चिंताजनक है। अब देखेंगे कुष्ठ रोग होता किससे है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा जो है ये कुष्ठ रोग होता है, जो कि नसों, त्वचा, आंख, नाक को प्रभावित करता है। इसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मीरा पहल। मीरा यानी कि MIIRA,
मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ठीक है, ये पहल जो है जारी किया गया इंदौर में G20 कृषि प्रतिनिधियों की बैठक में भारत द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया पहल का। ठीक है, यह पहल जो है मोटे अनाज से संबंधित अनुसंधान को समर्थन प्रदान करती है। ठीक है, इसका सचिवालय जो है नई दिल्ली में होगा। अगला टॉपिक है जम्मू कश्मीर में लिथियम की प्राप्ति। पहली बार भारत में जो है ऐसा हुआ है कि लिथियम के भंडार का जो है पता चला है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जो है 5.9 मिलियन टन लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है DSI द्वारा। भारत में यह पहली बार हुआ है। विश्व स्तर पर चीन और ऑस्ट्रेलिया जो है लिथियम के बड़े उत्पादक राज्य। ठीक है, ये था करंट अफेयर्स से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आगे फिर से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जो कि आपके एग्जाम में उपयोगी साबित होंगे उनके साथ फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद।